आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ये अपनी बुद्धि की और साइकोलॉजी की तो दूसरी क्लास है, बुद्धि का की पहली क्लास है। बुद्धि की क्लास में हम 4 क्लास डालेंगे। पहले हम इसके बुद्धि के परीक्षण कौन कौन से हैं, बुद्धि क्या है, और बुद्धि में हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुबुद्धि क्या है और सांवेगिक बुद्धि क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें यदि साइकोलॉजी के टॉपिक आते हैं तो उसमें बुद्धि का जरूर क्वेश्चन आता है। आज हम इसको अच्छे तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अच्छे तरीके से समझना, फिर भी कोई कमी हो तो हमारे को बताना। देखिए अपना बुद्धि के टॉपिक में पहले आप समझिए, उसके बाद में इसके अंदर मैंने 7-8 क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। यदि आप 7-8 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका आज की क्लास का कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, रटा नहीं मारना है। बुद्धि, यदि आपके सीधा बुद्धि आए तो एक अलग मेथड है, मतलब टॉपिक है, और यदि आपके पेपरों में सांवेगिक बुद्धि आए तो एक अलग। ये अलग है, ये अलग है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये आज की क्लास में पढ़ेंगे। सांवेगिक बुद्धि अलग है, बुद्धि अलग है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात है और जिस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसका? वातावरण का। तभी तो कहते हैं अच्छी संगत में रहो, क्योंकि यदि अच्छे विचारों वाला है तो आपके विचार अच्छे होंगे, बुरे विचारों वाला है तो आपके बुरे विचारों का प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि जन्मजात होती है जिस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और आपके पेपर में आता है जन्मजात और वातावरण की अंतःक्रिया। जन्मजात और वातावरण की अंतःक्रिया। ये अब क्या है कि बुद्धि के अंदर एक क्षमता नहीं है। कई बार पेपरों में आ जाता है कि बुद्धि एक क्षमता है, नहीं है। बुद्धि में अनेक क्षमता है, अनेक क्षमताओं का मिलन है। एक क्षमता नहीं है, अनेक क्षमताओं का मिलन है या संयोग है। ये और बुद्धि में आप कोई भी आपके सामने कोई समस्या आई है, आप उसको किस माध्यम से बुद्धि से हल करोगे, आपको वो सोचना है कि मैं किस तरीके के प्रकार का यूज कर रहा हूं। अब इसमें क्या है कि जो बुद्धि का जो विकास होता है वो विकास होता है सिर्फ 16 वर्ष तक, आगे नहीं होता। मेरा कहने का मतलब पेपरों में आएगा बुद्धि जन्मजात है, ठीक है, और बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत है, वो गलत है। बुद्धि जन्मजात है, 16 वर्ष तक है, पर आपके पेपर में आ जाए कि बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत या उम्र भर चलता रहता है, तो वो ऐसे है। इसमें आपको समझने की क्या बात है, बुद्धि का विकास हुआ, ठीक है, जन्मजात है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, 16 वर्ष उम्र है, और अंतःक्रिया है, सांवेगिक बुद्धि अलग है, क्षमताओं का योग है। बुद्धि मात्रात्मक है, माप सकते हैं, और मात्रात्मक है तो इसके लिए हमने क्या काम किया, आपने सुना होगा बिने परीक्षण। अब बुद्धि शब्द पहले नहीं आया, पहले आया था बिने ने क्या काम किया। 1905 और 1908 का ध्यान में रखना आप। बिने साइमन परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, और बिने साइमन परीक्षण है, ये परीक्षण बुद्धि से रिलेटेड है, पर बुद्धि नाम नहीं दिया, और बुद्धि का नाम नहीं दिया तो इसका क्या नाम रखा, मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण, क्या मेरी बात समझ रहे हो? बुद्धि लब्धि का नाम बाद में है। 1905 और 8 तो आ गया, इन्होंने अपने एक परीक्षण बनाया, बिने परीक्षण, और बिने परीक्षण है
वो क्या है, वो व्यक्तिगत परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? व्यक्तिगत परीक्षण है। और जो बिने ने परीक्षण बनाया था मानसिक योग्यता का निर्धारण करने के लिए, व्यक्तिगत परीक्षण, उसके अंदर 59 क्वेश्चन थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कितने क्वेश्चन थे? 59 क्वेश्चन थे। अब उसके बाद में आपने सुना होगा, एक तो आता है टर्मन का नाम और एक आता है स्ट्रन का नाम। ठीक है, टर्मन और स्ट्रन। इन्होंने क्या काम किया? टर्मन और स्ट्रन, इसके अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको दो सन पढ़नी पड़ेगी, एक तो 1912 और एक 1916। टर्मन और स्ट्रन, इन्होंने मानसिक परीक्षण का नाम बदल दिया और मानसिक योग्यताओं को मापने का एक परीक्षण अलग बनाया, और जिसमें इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो किया है बुद्धि परीक्षण। और बुद्धि परीक्षण की जगह इन्होंने क्या यूज किया बुद्धि को मापने के लिए? बुद्धि लब्धि। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बुद्धि लब्धि नाम बिने ने नहीं दिया है, टर्म और स्ट्रन से संबंधित है और 1912 और 1916 से संबंधित है। अब आपका प्रश्न क्या बनेगा? बुद्धि लब्धि नाम दे दिया, देने के बाद में बुद्धि को मापने के लिए इन्होंने एक सूत्र बनाया, एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता, मानसिक आयु, मान लो कोई बच्चा है और वो 10 वर्ष का है, तो उसकी आयु कितनी है? 10। वास्तविक उम्र है उसकी। और यदि वह योग्यता रखता है, भी मान लो 10 साल का लड़का है, वो 5th में पढ़ रहा है और वो कहता है कि मैं तो ना 7वीं के सवाल भी निकाल दूंगा, तो इसका मतलब उसकी जो मानसिक आयु है वो 2 साल तेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100, तो हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया और 12 का 10 से गुणा करेंगे तो आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 120। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब यदि बुद्धि लब्धि 120 है, आपके प्रश्न ये नहीं आता, आपके प्रश्न ये आता है कि बुद्धि लब्धि 120 है या बुद्धि लब्धि का निर्धारण है वो किस आधार पर किया गया है, तो आपका उत्तर आएगा आयु के आधार पर बुद्धि लब्धि का निर्धारण किया गया। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपकी? ये छोटा सा हमने एक स्लाइड पढ़ा है, बुद्धि से रिलेटेड हमने कुछ ही पॉइंट पढ़े हैं, आगे भी हमारे को कुछ स्टेप देखने हैं। देखिए अगला स्टेप देखिए, पहले यहां तक समझ में आया? मानसिक आयु, वास्तविक आयु गुणा 100, इसके जो सवाल है वो हम आगे करने जा रहे हैं। उसके बाद में क्या आता है, एक आपने सुना होगा थायराइड के बारे में। किसके बारे में? थायराइड। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि के 3 प्रकार बता दिए, बुद्धि के प्रकार बता दिए, और बुद्धि के जब प्रकार बताए तो 3 बता दिए। कौन कौन से? ये 3 लो। एक का नाम रख दिया मूर्त बुद्धि, और एक का नाम रख दिया अमूर्त बुद्धि, और एक का नाम रख दिया सामाजिक बुद्धि। अब कई बार पेपरों में आ जाता है कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से थायराइड ने किसके ऊपर बात कही है? तो बुद्धि के ऊपर कही है। और थायराइड ने कितने प्रकार की बुद्धि कही है? 3 प्रकार की कही है। और थायराइड ने जो 3 प्रकार की बुद्धि कही है, ये कही है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक। अब प्रश्न अपना क्या बनेगा वो देखिए, ये 3 प्रकार की बुद्धि कही है। मूर्त बुद्धि को इन्होंने व्यावहारिक बुद्धि भी कहा है, और अमूर्त बुद्धि को इन्होंने सैद्धांतिक बुद्धि कहा है। कौन सी बुद्धि? सैद्धांतिक बुद्धि। अब समझिए प्रश्न को मैं समझाना क्या था।
आपको कम शब्दों में मैं बताऊं, थर्मोटाइप कहते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की है और मूर्त बुद्धि उसमें पाई जाती है जो हस्तकला में निपुण, किसमें निपुण हो? हस्तकला में निपुण हो, चाहे वह इंजीनियर हो और चाहे वह ड्राइवर हो और चाहे वह कोई और काम हो, पर काम ऐसा हो जिसमें हस्तकला निपुण हो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? मूर्त बुद्धि किसको कहते हैं? मूर्त बुद्धि को इन्होंने, थॉर्नडाइक ने क्या काम दिया, एक नाम और दे दिया, व्यवहारिक के अलावा यांत्रिक बुद्धि भी कह दिया। प्रश्न आपके आए यांत्रिक बुद्धि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर आएगा मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न आता है आपका अमूर्त बुद्धि या सिद्धांतिक बुद्धि किसे कहते हैं? जो पुस्तकीय ज्ञान में निपुण हो, जिसको किताबी ग्रंथ ज्ञान हो, जिसको नॉलेज हो सिर्फ किताबी, उसको हम बोलेंगे अमूर्त बुद्धि। इसमें कौन आएगा? इसमें आपके डॉक्टर लोग आ जाएंगे, इसमें आपका साहित्यकार आ जाएंगे, इसमें आपके लेखक आ जाएंगे, इसमें आपके शिक्षक आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे? ठीक है ना? जिसको पुस्तकीय ज्ञान है वो सारे के सारे अमूर्त बुद्धि में आएंगे और अमूर्त बुद्धि को पुस्तकीय ज्ञान का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। देखो, मैं हो सकता है आपको कम समय में ज्यादा करवा रहा हूं या बीच में आपको ऐसी बातें नहीं बता रहा हूं, तो आपका टारगेट सिर्फ रखिए पढ़ाई के ऊपर। आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर को अच्छे तरीके से करवाएं तो आपके ज्ञान में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके समझ में आए। सामाजिक बुद्धि उसमें होगी, उदाहरण स्वरूप, जिसमें सहयोग और सहिष्णुता की भावना हो, और सहयोग की भावना होगी तो वो सामाजिक कार्यकर्ता होगा, और सामाजिक कार्यकर्ता होगा तो सामाजिक कार्यकर्ता इसमें भी आएंगे, और सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा इसमें नेता भी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? नेता भी आ जाएंगे। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि कही है। हम वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे जहां सीखने के बारे में भी थॉर्नडाइक ने कहा है कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें हम संतोष का नियम किसको कहते हैं वो आगे वाली सीखने की क्लास में पढ़ेंगे, वो इसमें नहीं। ठीक है? तो ये अमूर्त और सामाजिक बुद्धि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ कि ये परीक्षण है, आपको मैं पहले बता देता हूं, आपके समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। एक तो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और एक है गति बुद्धि परीक्षण, और एक है शक्ति बुद्धि परीक्षण, और एक है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो आज हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ये क्या है, इनके बारे में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो आप समझिए पहले, व्यक्तिगत का मतलब अकेला, आप समझदार है, पर्सनल। सामूहिक का मतलब होता है एक से अधिक, और गति का मतलब स्पीड से रिलेटेड है, शक्ति का मतलब पावर से रिलेटेड है, और शाब्दिक का मतलब मैं बोल रहा हूं शब्द, और अशाब्दिक का मतलब बोल नहीं रहा। तो देखिए हमारे को इसमें क्या समझिए, आप पहले आसान समझिए फिर हम कठिन की ओर चलेंगे। क्या मामला है इसमें? मामला ये है कि प्रारूप के आधार पर तो 2 भाग है, और प्रारूप के आधार पर कौन कौन से 2 भाग है परीक्षण के? गति बुद्धि परीक्षण और शक्ति बुद्धि परीक्षण। आप इसमें समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या है, और पेपरों में जो प्रश्न आएगा वो भी मैं आपको बता, या तो पेपर में ये आएगा नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा बुद्धि परीक्षण है, कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है। एक तो प्रश्न ये हो सकता है, और दूसरा प्रश्न क्या आएगा वो देखिए, गति। मान लो आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं और आपको दौड़ लगानी है, दौड़ लगानी है तो वहां अहम क्या है? आप दौड़ लगाओगे,
भी मैं 2 सेकंड पहले पहुंच गया, मैं 5 सेकंड पहले पहुंच गया, मतलब किसकी ध्यान, समय, आपकी स्पीड और सामने क्या है, समय। तो आपको दिमाग में यह रखना है, गति बुद्धि परीक्षण में समय को ध्यान में रखकर आपको निश्चित क्रिया को करना है। गति बुद्धि परीक्षण में उदाहरण स्वरूप मान लो कोई क्लर्क है और उसका टाइपिंग टेस्ट है, उस टाइपिंग टेस्ट में किसकी ध्यान रखोगे आप बताओ। मान लो कोई टाइपिंग टेस्ट दे रहा है, उस टाइपिंग टेस्ट में शक्ति या गति, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी टाइप करना पड़ेगा और आपको, आप कहोगे जी हम तो फोर्स लगा रहे हैं, तो समय भी ध्यान में रख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चाहे वो क्लर्क टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे वो आपको फौज की बात हो, चाहे कोई और हो, जिसमें आपको समय को ध्यान में रखे, जिसमें समय अहम हो, उसको कहेंगे हम गति बुद्धि परीक्षण। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शक्ति बुद्धि परीक्षण। शक्ति बुद्धि परीक्षण में आपका पहला प्रश्न आसान होगा, फिर कठिन होगा, फिर उससे कठिन होगा। यह प्रश्न स्टेट में सेम का सेम आया था जो मैं अभी बता रहा हूं। इसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको कि शक्ति बुद्धि परीक्षण में पावर पहले आपको आसान देंगे, फिर उसके बाद में आपको उससे कठिन क्रिया करवाएंगे, फिर उससे कठिन करवाएंगे, फिर उससे कठिन करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपके प्रश्न है कि किसमें प्रश्नों का स्तर है वो कठिन होता जाता है, तो आपका उत्तर आएगा कठिन इसमें होता जाता है। इसमें कठिन होता जाता है शक्ति बुद्धि परीक्षण। ये दो आपके समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न समझिए। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर दो है, एक का नाम दे दिया इन्होंने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक का नाम दे दिया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आप मेरी एक बात समझिए, यहां शब्दों का यूज है, यहां पर शब्दों का यूज नहीं है। आप इतने समझदार हो गए ना। अब शाब्दिक का मतलब शब्द का प्रयोग है, अशाब्दिक का मतलब शब्द का प्रयोग नहीं है। तो यहां पर यदि शब्द का प्रयोग नहीं है तो देखो ऊपर वाले देखो, अशिक्षित बच्चों पर नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है। और एक समय में हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अधिक लोगों पर कर सकते हैं, अधिक बच्चों पर कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको दो बात ध्यान में रखनी है। आपके प्रश्न आए अशिक्षित बच्चों पर यह परीक्षण नहीं किया जाता, तो अशिक्षित और बच्चों पर यह परीक्षण तो कर सकते हैं। फिर ये ऊपर वाला नहीं कर सकता तो नीचे वाला कर सकता है, एक बात दिमाग में बैठा लो। अब क्या है, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, परीक्षण करना कुशल होनी चाहिए। जो बुद्धि का मापन करवा रहे कर रहे हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए, कुशल होनी चाहिए। अब इसमें आपको समझने वाली बात क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अशाब्दिक का, अशाब्दिक का मतलब शब्द गुंगों पर भी किया जा सकता है, बहरों पर भी किया जा सकता है, क्योंकि गुंगों बहरों को तो शब्द का तो यूज ही नहीं करना, यहाँ गुंगों बहरों के आगे तो, और शब्द का यूज नहीं करना तो अशाब्दिक होगा, शाब्दिक तो नहीं होगा ना। तो आपको यह समझना है, प्रश्न आपकी यहां से उठेगा अशिक्षित बच्चों पर कौन सा किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता, और कुशल परीक्षणकर्ता की कहां आवश्यकता होगी, गूंगे बहरों के लिए कौन सा परीक्षण है, कहां पर शक्ति का यूज होगा, कहां पर आपका समय का ध्यान में रखा जाएगा। तो ये प्रमुख बातें हैं। हम एक और पढ़ते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक आपको मैं आपको बता देता हूं, एक तो होता है प्रशासनिक के आधार पर, एक मैंने आपको प्रारूप के आधार पर बताया, एक आपको मैंने विषय वस्तु के आधार पर बताया। एक का गति शक्ति, गति और शक्ति शाब्दिक और अशाब्दिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत एक और सामूहिक अनेक। देखिए, व्यक्तिगत परीक्षण होता है एक समय में एक पर ही किया जाता है,
क्या मेरी बात समझ रहे हो? यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। तो आपका इसका सामूहिक का ऑपोजिट, व्यक्तिगत का ऑपोजिट कर दो, सामूहिक बन जाएगा। एक समय में, यहां पर ये सेम की सेम कर दो, एक समय में एक पर ही किया जाता है, यहां पर किया जाता है एक से अधिक पर। ये बात दिमाग में बिठा। ये अब आपके कई बार प्रश्न पूछ भी ले तो आप कह देना पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपसे पूछे तो आपका उत्तर विनय कर देना भी पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो विनय ने किया। विनय जो मैंने आपको पहली लाइन में ही पढ़ाया, पहली क्लास इसके पहली स्लाइड में पढ़ाया था, विनय साइमन परीक्षण। ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपसे पूछे तो व्यक्तिगत में आपके क्या आएगा, व्यक्तिगत के अंदर शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है, ठीक है, और क्रियात्मक भी है, तीनों इसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही पर किया जाता है। विनय ने सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत एक, सामूहिक अनेक। सामूहिक का प्रश्न क्या आता है मैं आपको बताऊं। सामूहिक के अंदर दो पार्ट है, पहले तो ये समझिए, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ये किसके पार्ट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के पार्ट है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। पहले पहला विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और पहले विश्व युद्ध में अमेरिका को सेना की जरूरत थी। किसको, अमेरिका को सेना की जरूरत थी। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। जब अमेरिका में सेना की आवश्यकता थी तो सेना तो एक एक का टेस्ट लेंगे, तो इतने में तो लड़ाई, आप समझदार है, जल्दी से जल्दी अपने को सिलेक्शन लेना है, भर्ती करनी है। तो अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया, ये दिमाग में बिठा लो। अब आर्मी अल्फा परीक्षण किन के लिए था और आर्मी बीटा परीक्षण किन के लिए था, कुछ किताबों में अलग दे रखा है, पर मैं आपको स्टिक नॉलेज दे रहा हूं। आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी जानने वालों के लिए था, अंग्रेजी जानते थे उनके लिए आर्मी अल्फा परीक्षण था। अब आप कहोगे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे तो उसके लिए आर्मी बीटा परीक्षण है। अब अंग्रेजी को छोड़ के, मेरा कहने का मतलब अन्य भाषा, अंग्रेजी को छोड़ के अन्य भाषा, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे उनके लिए वे परीक्षण कौन सा हो गया, आर्मी बीटा परीक्षण। और आर्मी बीटा परीक्षण के अंदर ही अनपढ़ भी आते थे, मेरा कहने का मतलब अशिक्षित भी आते थे। तो आपसे पूछे, आर्मी बीटा परीक्षण का संबंध अशिक्षित से भी है और अन्य भाषा जानने वालों के लिए भी है। और पेपरों में कई बार ये आ जाए कि कोई व्यक्ति है वो हिंदी पढ़ता है पर अंग्रेजी नहीं जानता, उसके लिए कौन सा परीक्षण होगा, तो आपका उत्तर आएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंदर आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, अब आर्मी अल्फा परीक्षण का जो प्रश्न आता है पेपरों में वो मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। कौन सा, आर्मी अल्फा परीक्षण का नाम दिया है, अलग पेन से लिख देता हूं, ध्यान से, सामूहिक, सामूहिक तो ये है परीक्षण, परीक्षण तो सामूहिक परीक्षण तो है ही, फिर इसका पार्ट है। इसके बीच में देखो क्या नाम लिख रहा हूं, ये दिमाग में बिठा लो। आर्मी अल्फा परीक्षण का जो नाम दिया है उसका नाम दिया है अल्फा, आर्मी अल्फा परीक्षण का सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक नहीं है, शाब्दिक परीक्षण। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपके? अब अपने को क्या करना है वो देखिए। अब हम करेंगे 7-8 प्रश्न, उसके बाद में अगली क्लास में हम सिद्धांत करवाएंगे, बहुबुद्धि भी करवाएंगे और सांवेगिक बुद्धि भी करवाएंगे। तो देखिए अपने प्रश्नों को किस तरीके से
ये 1% बुद्धि से हटके हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कई बच्चे इसमें, एक तो होता है डिसलेक्सिया, और यहां पर बच्चे देखो मैंने 7% बड़े इंपॉर्टेंट लिए, आप कोशिश करना समझने की। डिसलेक्सिया संबंधी अक्षमता किससे संबंधित है? बच्चे कहेंगे देखो आपने सुना है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया, ये आपने कुछ सुने होंगे। किसी को लेखन में समस्या है, किसी को गणित में समस्या है, किसी को पढ़ने में समस्या है, उस समस्या को हम किस नाम से संबोधित करेंगे? तो वो आएगा आपके अधिगम संबंधी अक्षमता। यहां पर अधिकतर बच्चे बुद्धि के निशान लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया है भी अधिकतर बच्चे यहां निशान लगा देते हैं भी ये क्षमताएं हैं वो अधिगम संबंधी है, सीखने संबंधी है, उसको हम बुद्धि का कोई रिलेशन यहां नहीं है। अगला प्रश्न अपना, किस आधार पर, अब ये बिने आ गया था, किस आधार पर बिने की मापनी में परीक्षण पदों में को समूहों में बांटा गया है? बिने परीक्षण है वो कठिनाई स्तर के आधार पर है, या अभियोग्यता के आधार पर है, या उम्र स्तर के आधार पर है, या रुचि के आधार पर है? ये 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर रहेगा उम्र के आधार, आयु। आयु इसकी इतनी है तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करेंगे, तो यहां बात किसकी चल रही है? आयु की चल रही है, उम्र की चल रही है, ठीक है ना? तो आपका उत्तर रहेगा उम्र के हिसाब से। अगला प्रश्न आपका, आप देखो यदि यहां प्रश्न सीधा आ जाता कि आपका मानसिक आयु तो इतनी है जी और वास्तविक आयु इतनी है, तो इसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो हम बता देंगे इतनी होगी। पर पेपरों ने थोड़ा सा पजल करके दे दिया, और क्या दे दिया वो देखिए। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धिलब्धि है जो कि 120 है, चाहे वो रमन है और चाहे वो अनमोल है, ठीक है ना? अब इनकी बुद्धिलब्धि सेम है, 120 इसकी है, 120 इसकी है, जो कि यहां पर दे रखी है, ये लो। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। कितना साल छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है, अब ये कितने साल का है? 12 साल का, तो छोटा है तो कितने साल का हो गया? 10। बात समझ में आ गई ना आपके? इन्होंने क्या काम किया, अपने को सूत्र दिया था मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। अपना फॉर्मूला तो ये था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, और आ क्या जाएगी? बुद्धिलब्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बुद्धिलब्धि आ जाएगी। पर इन्होंने क्या काम किया, बुद्धिलब्धि दे दी गई और वास्तविक आयु दे दी, मानसिक आयु नहीं दी। तो देखो क्या करना, मानसिक आयु नहीं दी, एक्स मान लो, कुछ मान लो, चाहे वास्तविक आयु 10 है, 10 गुणा 100 और बटे है बराबर में क्या है? बुद्धिलब्धि कितनी है? 120, तो 120 मैंने यहां लिख दिया। जब आप मैथ में इसको क्लियर करते हो तो मैथ में आपको मैं डायरेक्ट बताऊं, ये रकम इस साइड में चली जाती है और ये डिवाइड में चली जाती है। तो 120 गुणा 10 और बटे 100, 10 से 10, 10 से 10, 12 एकम 12, 12 वर्ष आपका आंसर आ गया। 12 वर्ष इसकी है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? 12। ये लो 12 मानसिक आयु इन्होंने पूछी है। अगला प्रश्न अपना, स्पीयरमैन के अनुसार, अब देखो नाम दे दिया इन्होंने स्पीयरमैन। अब मैं आपको एक नॉलेज के लिए बताऊं, एक तो थर्मोडाइक के बारे में बताऊं और एक आपको स्पीयरमैन के बारे में बताऊं। थर्मोडाइक और मैं यहां लिख देता हूं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या काम किया था, बुद्धि को के 2 कारक बताए।
पर इन्होंने 3 बताए। पर पेपरों में त्रिकारक नहीं आएगा, पेपरों में थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत बोलते हैं इसको। कौन सा कारक सिद्धांत? बहुकारक सिद्धांत बोलते हैं, जो कि सिद्धांत में हम पढ़ेंगे भी। बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। और थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक या बहुतत्व सिद्धांत। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए हैं, जी कारक और एस कारक, जो कि ये जन्मजात है और ये अर्जित है। अर्जित मतलब प्राप्त है। अब प्रश्न ही आ गया, मैं आपको बताऊं जी और एस कारक किससे संबंधित है। आपका उत्तर आएगा स्पीयरमैन। आपका प्रश्न क्या है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आपका रुक जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि बुद्धि का विकास है वो 16 वर्ष की उम्र तक होता है, वो उम्र भर नहीं होता है। तो आपका उत्तर क्या आया फिर? स्पीयरमैन ने यह बात कही है कि बुद्धि का विकास है वो 16 वर्ष की उम्र तक होता है, बुद्धि का विकास है वो होता उम्र नहीं चलता है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है आर्मी अल्फा परीक्षण। मैंने आपको बताया ना आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी अल्फा परीक्षण है, वो पार्ट किसका है? आप कहोगे जी पार्ट तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का है। ये बात आपके समझ में आ गई ना? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का पार्ट है। अब सामूहिक तो इन 2 में ही है या किसी और में है? क्योंकि आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में से उत्तर निकलेगा। मैंने आपको क्या कहा था कि यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक नहीं है। तो यह बात आपके समझ में आई होगी कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, या सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न अपना, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? मेरा कहने का मतलब गलत है, सत्य है, रॉन्ग है। तो देखिए, बुद्धि के कारण कार्यक्षमता में परिवर्तन आता है, बुद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, सामान्यतः बुद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं, बुद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। बुद्धि का परिपक्वता के साथ कोई लेना देना नहीं, एक बात दिमाग में बिठा। बुद्धि का तो सीधा ही फॉर्मूला है, 16 साल उम्र होनी चाहिए बस, चाहे परिपक्वता उसमें पहले आओ चाहे बाद में आओ। परिपक्वता मैच्योर होना एक अलग बात है, बुद्धि एक अलग मैटर है। आपको एक मैं बता रहा हूं, बुद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। आप कहोगे जी ये तो हमने पढ़ रखे हैं, ये तो सही है। आप कहोगे बुद्धि के कारण कार्यक्षमता में परिवर्तन आता है, जिसके बुद्धि होगी उससे मतलब चाहे जिस काम में उसकी रुचि होगी उसकी कार्यक्षमता है वो बढ़ जाएगी, काम आना चाहिए। और काम कब आएगा? बुद्धि। अब बुद्धि के प्रकार अलग अलग है, ये जरूरी नहीं है कि ऑफिस का काम ही आना जरूरी है, किसी को खेत का काम आता हो। तो बुद्धि के अंदर कार्यक्षमता बढ़ती है बुद्धि के कारण, तो ये भी सही है। अब कुछ बच्चे हो सकता है ये कह दे कि जी आप तीसरा गलत हो सकता है इसका आंसर, तो आप ये परिपक्वता वाला क्यों करवा रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं, सामान्यतः बुद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। विकास है वो उम्र भर चलता है, वो जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि है वो निश्चित समय के लिए चलती है। विकास, वृद्धि और विकास का आप टॉपिक पढ़ना। विकास तो आप कहोगे, अब एक सुनो पहले, विकास कब तक चलेगा? उम्र भर। बुद्धि कब तक चलेगी? 16 साल की उम्र तक विकास होगा। तो बुद्धि का और विकास का तो लेना देना नहीं। तो आप समझिए, सामान्यतः बुद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं, तो ये तो बात सही है, हमेशा नहीं देती। विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं देती, वो तो 16 साल आगे रुक के पीछे होगी, वो तो बुद्धि तो विकास चलता रहेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा 4। अगला प्रश्न अपना, ये अपना लास्ट प्रश्न है। आज हमने इसके 7 प्रश्न करवाए हैं, आप इसमें देखना कि आपके कहां ठीक है और कहां गलती है। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत फिर पूछ लिया। और वो कौन सा प्रश्न है? बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है। अब लड़का लड़की का करती है क्या? भी भेदभाव करती हो, भी लड़के को ज्यादा बुद्धि देती हो तो भेदभाव नहीं करती, तो ये लो सही है फिर तो ये तो।
पर अपने को तो गलत ढूंढना है। बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, ठीक है, वंशक्रम तो होगा जन्मजात है, और पर्यावरण इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। ये लो, बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ठीक बात है। ये नहीं कि भाई जिनका जिनके मतलब माता पिता जन्मजात हो, उनकी औलाद जन्मजात, बुद्धि तो उनको प्राप्त हुई है, उन्हीं माता पिता की देन है, ट्रांसफर हुई है नॉलेज, तो क्या नाम है, बुद्धि, तो बुद्धि जन्मजात है। पर उसके ऊपर हो सकता है कि वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ जाए तो वो नकारात्मक हो जाए, या उसको जो अचीवमेंट करवाना चाहते हैं वो प्राप्त ना हो। तो आपका प्रश्न देखिए, जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन में पर्यंत होती है, यहां गलत हो गया, ये देखो, क्योंकि बुद्धि का विकास तो 16 वर्ष तक ही होता है। तो आपका राइट आंसर, मेरा कहने का मतलब इसके हिसाब से रॉन्ग हो गया है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो आज हमने ये बुद्धि के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बुद्धि के सिद्धांत और बहुबुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, और 50 क्वेश्चन बुद्धि के टॉपिक के ऊपर करने हैं अपने को, वो 50 क्वेश्चन कर लेना, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे पेपर की दृष्टि से। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में हमारे को ये बताना हमारे इतने क्वेश्चन सही है और आप इस तरीके के पॉइंट और करवा देते तो और भी बढ़िया था। वो भी आपके हम व्यूज, आपके विचार हम साझा करेंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।